कुछ जमीन, 1 कट्ठा जमीन की लड़ाई थी और उस लड़ाई में करके ये लोग आए वहां पर दिन में और बहुत कमजोर वर्ग के लोगों को घेर लिया गया और कुछ लोग उसमें से भागकर वो लोग किसी के घर में शरण भी लिए। कर्पूरी जी ने विधानसभा से लेके केंद्र तक इसमें पूरी कोशिश की कि इसका जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय तक जितने भी नरसंहार या इस प्रकार के जो निर्मम हत्याएं होती थी, यदि हम ये कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत रामनाथ ठाकुर जी को मिली, तो ये कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ सरासर अन्याय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। सभी पार्टियां बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। अपने अपने हिसाब से पार्टियां उन्हें भुनाने का प्रयास कर रहा है और सभी पिछड़ी जाति के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी प्रयासरत है। सभी यह वर्ष चुनावी वर्ष भी है, बिहार के लिए 2025 चुनावी वर्ष भी है। इसमें सभी पार्टी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। इस संबंध में बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नीलसिंद्र किंजल के, जो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी हैं और उत्तर बिहार जागरण मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे कार्यालय में आने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, इस बार उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष यह मनाया जा रहा है। उनके विचारों से भी लोगों को वास्ता है या सिर्फ उनके आधार वोट को भुनाने में लोग लगे हुए हैं? आप इसको किस रूप में मानते हैं? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर सच कहें तो ये कोई हार्ड मांस का पुतला या किसी व्यक्ति के रूप में करके नहीं देखा जा सकता है। कर्पूरी जी एक संस्था थे और उनके विचारों के रूप में आज भी एक संस्था के रूप में हमारे सामने बहुत विराट व्यक्तित्व उनका था, वो हमारे सामने खड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर पूरे समाज के नेता थे या सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के? देखिए, पहले तो कि कर्पूरी जी 24 जनवरी 2024 को उनका जन्म हुआ था। उस हिसाब से इस वर्ष उनका जन्म शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि 24 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। ये बात आपने सही कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, सभी अपने अपने ढंग से इस वर्ष को मना भी रही हैं और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों के वो पार्टियां कितनी नज़दीक हैं। लेकिन थोड़ी गहराई से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये बात सही है कि पार्टियां कुछ मामले में सिंसियर हैं, लेकिन कहीं ये भी लगेगा कि उनके नाम को या उनका जो विरासत है उसको भुनाने की कवायद ज़्यादा है और उनके विचारों को रेस्पेक्ट देने की या फिर उनके विचारों को अपनाने की जो कवायद है या वो जो 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 सिलसिला है वो कम है। आपने दूसरा सवाल किया कि वो नेता किसके थे। सच पूछिए, जब वो शुरू से ही कर्पूरी जी का अपना सोचना था कि उनका कहना था कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। वो समाज को जाति के रूप में देखते जरूर थे, लेकिन जातियों के समूह को बांध कर ले चलने में विश्वास करते थे। यदि आप याद कीजिएगा तो जब वो आरक्षण भी, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे 77 में, तो जो वो आरक्षण लेकर आए थे उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, उनका मानना था कि महिलाएं चाहे जिस जाति धर्म की हों, वे पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती हैं और उन्होंने सवर्ण या जो बढ़ी हुई जातियां थी उसमें भी जो गरीब थे उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान, अभी यह प्रावधान मोदी जी ने 2019 में किया है, लेकिन कर्पूरी जी ने 77 में जो 26% आरक्षण की परिकल्पना की थी,
8% पिछड़े वर्गों के लिए, 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% सवर्ण, उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। तो कहना ये चाहता हूं कि कर्पूरी जी जाति के नेता नहीं थे, वो समाज के नेता थे। और समाज, उनका मानना था कि समाज के जो भी पाए या जो भी खंभे कमजोर हैं उनको हम मजबूत नहीं करेंगे तो मजबूत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, हमारा राज्य और देश मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए ये कहना कि वो सिर्फ अत्यंत पिछड़े वर्ग के नेता थे, यह कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बेलछी नरसंहार हुआ था। लोग कहते हैं कि उस समय उन्हें बदनाम करने के लिए और उन्हें पद से हटाने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें कहाँ तक सच है? ये बात सही है कि जो बेलछी कांड हुआ था, कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए 77 में थोड़े ही दिन हुए थे, मई का महीना था। और मुझे एक लेख याद है, अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, इन्हीं का लिखा हुआ एक लेख मैंने उस जमाने का पढ़ा, जिसमें लिखा है कि 11 बजे दिन में उस गांव में बेलछी, उसमें पटना जिले का एक अंग होता था नालंदा के पास में, उस गांव में कुछ महतो थे, कुछ धानुक थे, कुछ जमीन, 1 कट्ठा जमीन की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में करके ये लोग आए वहां पर दिन में, और बहुत कमजोर वर्ग के लोगों को घेर लिया गया। और कुछ लोग उसमें से भागकर वो लोग किसी के घर में शरण भी लिए। फिर कहते हैं कि उनको धोखे से उन घर से बाहर निकाला गया, हाथ बांधकर उनको खड़ा कर दिया गया और उन सब के निर्ममता से हत्या कर दी गई। बाद में एक 14-15 साल का एक लड़का था, शायद राजा राम उसका नाम था या क्या था, तो उस बच्चे ने भागने की कोशिश की, उसको भी पकड़ के उसकी भी हत्या कर दी गई। बहुत ही निर्मम कांड था ये। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इंदिरा जी उस समय विपक्ष में थी। मुझे याद है इंदिरा जी आई थी, बिहार आई थी, और बेलछी जाने के लिए उन्होंने हाथी का सहारा लिया था जाने के लिए, और बेलछी कांड से पूरा देश हिल गया था। तो एक बात उठी थी कि जो सामंती तत्व हैं, जो कर्पूरी जी को नहीं पसंद करते थे, उन लोगों के द्वारा ये साजिश रची गई कि बेलछी कांड हो, इससे सरकार बदनाम होगी। अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन ये बात उसमें आई, उस समय चर्चा में। जी बिल्कुल। तो ये कांड हुआ, कर्पूरी जी ने विधानसभा से लेके केंद्र तक इसमें पूरी कोशिश की कि इसका जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय तक जितने भी नरसंहार या इस प्रकार के जो निर्मम हत्याएं होती थी, ये पहला वाकया हुआ, बीबीसी ने कहा था कि पहला वाकया है जिसमें हत्या के आरोप में कोई 2 जने को फांसी हुआ, और फांसी की सजा जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी 3 जजों की, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, अभी जो DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, इनके पिताजी YV चंद्रचूड़, वो चीफ जस्टिस थे और 2 और जज थे। तो इन लोगों ने उस फैसला को बहाल रखा और 2 जनों को भागलपुर सेंट्रल जेल में वहां जाके इनको फांसी दी गई। एक पुरुषोत्तम धानुक थे और एक महावीर महतो थे, इन दोनों को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी हुई। एक बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि इस कांड के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि जो जज इसकी सुनवाई कर रहे थे, वो जज न्यायाधीश थे उदय सिन्हा जी, वो बेलछी स्वयं गए और वहां जाके उस जगह का मुआयना किया अपना फैसला सुनाने के पहले। इस बात की बहुत चर्चा हुई थी विदेशी मीडिया में भी। तो बेलछी हत्याकांड हुआ और कर्पूरी जी ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई करते हुए, प्रशासनिक स्तर से लेके पुलिस महकमे से लेके न्यायपालिका को लेते हुए और सामाजिक स्तर पर दोषियों को सजा दिलाने का काम उन्होंने किया। जी। बताया जाता है कि कांग्रेस के शासन काल में जब वो विरोधी दल के नेता थे, तो उसको जो मानक होता है, जो विरोधी दल के नेता के पक्ष में जितना बहुमत होना चाहिए, उस रहने के बाद भी उन्हें साजिश के तहत हटा दिया गया था। हाँ, ये बात सही है। ये उस समय बिंदेश्वरी दुबे जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और विधानसभा के अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी थे।
और नेता विरोधी दल कर्पूरी ठाकुर थे। ये इनके मृत्यु से कोई 1 से 2 साल पहले के बीच की बात है। तो कर्पूरी जी के साथ एक चीज शुरू से चली कि उनके खिलाफ में जो सामंती मिजाज के लोग लोकदल में या सोशलिस्ट पार्टी में भी होते थे, वो कर्पूरी जी के साथ नहीं खड़े होते थे। और जो लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस उस समय सामंती मिजाज की पार्टी ही मानी जाती थी। तो इन लोगों ने कर्पूरी जी को बहुमत रहते हुए भी नेता विरोधी पद से हटाया और वहां शिवनंदन पासवान जी को रखा। कर्पूरी जी इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए। उस केस का फैसला आ सके इसके पहले ही संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो गई। 1970 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, और फिर जब दूसरी बार 1977 में बने तो आरक्षण लागू किए थे। उस समय बड़ा विरोध हुआ था। 1970 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिसंबर 70 में बने और जून 71 में उनको हटना पड़ा था। उस समय कहा जाता है कि जो जनसंघ का घड़ा था, जिसके समर्थन से वो मुख्यमंत्री थे, जनसंघ के लोगों ने उनसे समर्थन खींच लिया था। कर्पूरी जी ने महसूस किया कि बिहार में जो गरीब लोग हैं, इनके पास अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने का रास्ता नहीं है। तो सिर्फ अंग्रेजी के कारण जो बच्चे मैट्रिक नहीं कर पाए, आगे नहीं पढ़ पाए, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, इसकी अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए और बच्चे हिंदी में यदि पास हो जाते हैं तो उनको आगे जाने दिया जाना चाहिए। ये खास करके कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने सोचा था। और उसी समय जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय एक आयोग उन्होंने सोचा, मुंगेरी लाल जी थे, उनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाने का उन्होंने सोचा, क्योंकि उनके हाथ लगा काका कालेलकर जो आयोग बनाए थे जवाहरलाल नेहरू जी, उस आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाने का सोचा ही था कि इनकी सरकार से समर्थन खींच लिया गया और कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार चली गई। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने थोड़े दिनों के लिए। वो कर्पूरी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया और उसी आयोग का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को बीच के सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने नहीं उसको लागू किया। कर्पूरी जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने तो मुंगेरी लाल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका अध्ययन किया और उन्होंने महसूस किया कि बिहार के कमजोर वर्गों को मदद करने के लिए इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने वही 26% आरक्षण का फॉर्मूला दिया, 8% पिछड़ी जाति के लिए, 12% अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% अगड़ी जाति के गरीब लोगों के लिए। ये आरक्षण लाए तो, लेकिन ये आरक्षण लोगों के गले ठीक से नहीं उतरा, खास करके बहुत बड़ा विरोध। सामंती मिजाज के जो लोग थे कांग्रेस में भी और जो जनता पार्टी थी उसके अंदर भी। कर्पूरी जी के खिलाफ में उस समय खड़े हो गए। आपको आश्चर्य होगा जान के कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, वो खुद चाहने लगे कि कर्पूरी जी को हटाया जाए। और वहां जो जनसंघ का घटक पूरे तौर से इनके खिलाफ था, सत्येंद्र बाबू, बसावन सिंह जी, कैलाशपति मिश्रा जी और रामानंद तिवारी जी, ये सारे लोग चाह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को हटाया जाए। पूरे राज्य में आंदोलन चला। मैं लंगटसी कॉलेज में पढ़ता था, मैंने देखा कैसा उपद्रव होता था। फिजिक्स का लेबोरेटरी, केमिस्ट्री का लेबोरेटरी पूरा तोड़ फोड़, तहस नहस, सारे शीशे वगैरह सब चकनाचूर कर दिए गए। क्या भयावह आंदोलन था 78 में, काफी उपद्रव हुआ और अंततः उन लोगों ने अपने नेता के रूप में रामसुंदर दास जी को सामने किया और कर्पूरी जी को जाना पड़ा मुख्यमंत्री के रूप में और रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनाए गए। उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। एक तरह से माना जाए तो उनका पॉलिटिकल विरासत रामनाथ ठाकुर को मिला हुआ है। रामनाथ ठाकुर राज्य सरकार में भी मंत्री रहे हैं, फिर केंद्र में भी मंत्री हैं, और कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। वे सभी गरीब गुरबों के लिए थे। तो क्या यह सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर के लिए ही उनकी विरासत है या अन्य लोगों के लिए और समाज के अन्य वर्गों के लिए भी बची है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही
कर्पूरी एक बात है कि एक बार कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में लोगों ने कहीं से टिकट के लिए रामनाथ जी का वो लिस्ट में नाम डाला। ये मुझे जाबिर हुसैन जो बिहार विधान परिषद के सभापति थे, उन्होंने मुझे एक बार ये वाकया सुनाया था। जाबिर साहब बहुत क्लोज थे कर्पूरी ठाकुर जी के। वो बताया कि एक लिस्ट आया विधानसभा के लिए कैंडिडेट्स का, उसमें रामनाथ जी का नाम लिखा था और कर्पूरी ठाकुर का भी नाम था ताजपुर से चुनाव लड़ने के लिए। तो कर्पूरी ठाकुर ने वो पूरा लिस्ट देखा, कुछ नहीं कहा, अपना नाम काट दिया। लोग कहे कि ऐसा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, कैसे हो सकता है? कि नहीं नहीं, जब रामनाथ चुनाव लड़ ही रहे तो मेरे लड़ने की क्या जरूरत? उनका ये मानना था कि जब मेरे बेटे को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ूं? ये कह के तब लोगों ने कहा ठीक है, तो रामनाथ जी का नाम काटा गया और कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव लड़े। ये थी कर्पूरी ठाकुर जी की सोच। तो आज यदि लेकिन सर आज तो लोग उसी को भुला रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटा हमारे साथ हैं तो पिछड़ा का वोट हमें मिलेगा और इसका लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल, तो ये जो मैंने वाकया कहा उसके पीछे वही है कि कर्पूरी ठाकुर जी इस सोच के थे। और आज यदि हम ये कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत रामनाथ ठाकुर जी को मिली, तो ये कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ सरासर अन्याय है। ठीक है, उनके पुत्र हुए, उनका बायोलॉजिकल जो उनका हेरिटेज हुआ वो कर्पूरी ठाकुर जी का, वो रामनाथ जी के साथ है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचार, जो उनके नीति सिद्धांत राजनीतिक दृष्टि थी, उनके सच पूछिए तो उनके पुत्र जन जन में समाये हुए बड़े नेताओं में बात करें तो उनके राजनीतिक विरासत नीतीश जी हों, लालू जी हों, रामविलास पासवान हों, फिर मंगनीलाल मंडल जी, ये लोग हुए, देवेंद्रनाथ यादव जी, ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को लेकर आगे बढ़े और वो राजनीति चलती रही। और आज भी वो राजनीति कहीं ना कहीं गांव जवार में चारों तरफ व्याप्त है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने का पार्टियां जो कार्यक्रम चला रही हैं, ये देख के मुझे भी कभी लगता है कि ये कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि नहीं है। कहीं ना कहीं यदि वो कहीं से देख रहे होंगे तो उनको अफसोस ही होता होगा कि भाई हमारे जो तुम लोग जो राजनीतिक शिष्य हो, ये क्या कर रहे हो? मेरे नाम को सिर्फ भजा रहे हो, हमारे नीतियों मेरे सिद्धांत से तुमको कोई बहस नहीं है। जी, आज के राजनीतिक की सिर्फ वोट बैंक के रूप में कहे कर्पूरी ठाकुर जी को भुनाते रहे, लेकिन क्या उनके जीवन से भी वे प्रेरणा लेते हैं? देखिए, आपने कहा कि 2024 में कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की यदि बात होती तो आज आप देखेंगे राजनीति का जो परिवेश बना है, लोगों को देखेंगे नौजवान या फिर थोड़े जो मध्य आयु के जो लोग हैं, कहीं देखें कि सोने की सिकड़ी लगी है, हाथ में महंगा महंगा ब्रेसलेट लगा है, चमचमाती गाड़ियां हैं और चकाचक कपड़े लगते हैं। तो मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो आचरण था वो सादगी पसंद आचरण था। नेता या यदि आप समाज में नेतृत्व करते हैं या राजनेता हैं या समाज के नेता हैं, तो जो कमजोर वर्ग है जिसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं, आप जैसा करेंगे वैसा वो अनुकरण करना चाहेगा। तो आप यदि बड़ी गाड़ी में चलते हैं या फिर दिखावा करते हैं, तो जो कमजोर वर्ग के लोग जो आपके अनुयायी हैं वो भी वैसा ही करने का कोशिश करेंगे। भले ही उनके पास साधन नहीं हो तो वो कहीं से कर्ज लेंगे, कहीं से ऋण लेंगे या फिर किसी गलत रास्ते का सहारा लेंगे कि उनको भी पैसा मिले। उनको भी दिखाना है कि हमको भी घर पर एक लखोरी पूजा करना है और 5,000 आदमी को बुलाना है, 1,000 लोगों को बुला के या 100 को बुला के, पंडित जी को बुला के उनका दक्षिणा देनी है। तो ये सब आडंबर जो था ये कर्पूरी जी नहीं चाहते थे। लेकिन आज उनके जो तथाकथित अनुयायी हैं उस समाज में आप जाके देखिए, जिनके खिलाफ कर्पूरी जी ने राजनीति की, जिस सामंतवादी विचार के खिलाफ की, आज लोग राजनीति उनके नाम पर करते हैं। लक्ष्य होता है वही सामंतवाद जो जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। लोहिया जी कहते थे कि ये जो कमजोर वर्ग के लोग जब सत्ता में आएंगे, खास करके ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो जिन सामंती ताकतों को गरियाते हुए या उनका विरोध करते हुए सत्ता में आएंगे और दिल के अंदर ये भावना रहेगी कि उन्हीं सामंती शक्तियों के समान इनको जीवन जीना है। ये लोहिया जी कह गए थे।
तो कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायियों का जो विचार है और कर्पूरी ठाकुर जी के विचार है और इनके आचरण में यदि आप तार खींचेंगे तो लोहिया जी की जो जो वो सूक्ति थी वो चरितार्थ होती हुई दिखेगी आपको। मतलब उनके जो अभी अनुयायी हैं, जो अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं, वे जो जीवन जी रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर जी जो जीवन जिए हैं, उसमें कोई तुलना ही है नहीं है, काफी अंतर। हाँ बिल्कुल। मुझे याद है कि एक बार यहाँ जिला स्कूल के हॉल में कर्पूरी जी की जयंती मनाई जाए, कैसे जाड़े का समय था, मुझे लगता है कोई आज से 15-16 साल या 17-18 साल पहले की बात है। तो मैं भी मंच पर था, तो मंच पर जितने लोग थे करीब उसके दुगने हॉल में लोग बैठे थे। पता नहीं क्या दिमाग में आया, कमल पासवान जी लोग थे वहाँ, क्या दिमाग में हमको आया, बाहर में गाड़ियां दिख गई थी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी उस समय नई नई आई थी, चमचमाती हुई काली सफेद गाड़ियां बहुत थी और कुछ बच्चे भी दिख गए वो सोने के ब्रेसलेट वाले। हमने वहाँ कहा था कि कर्पूरी ठाकुर का यदि जयंती मनाने बैठे हैं मंच पर तो पहले सादगी का व्रत तो लीजिए। ये जो दिखावा करते हैं और आप बतलाना चाहते हैं कि हम भी सामंती लोगों के समान, हम भी मजबूत हो गए, हम भी दिखावा कर सकते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर के वंशज नहीं हो सकते, राजनीतिक वंशज नहीं हो सकते, उनके विचारों का प्रतिनिधित्व आप नहीं कर सकते। और वो जो चीज़ मैं 16-17 साल पहले जो कहा था, मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ। कर्पूरी ठाकुर के विचार आज भी जीवित हैं और उसकी बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। जो आज अनएम्प्लॉयमेंट बन पड़ा है या जो बच्चे हैं दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अपराध की तरफ चले जाते हैं, इन सब के लिए आवश्यक था कि बड़े लोग जो हैं ये लोग अपना आचरण, अपना जीवन सिंपल रखें, ताकि जो छोटे लोग उनको देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कमाने का या बहुत ज़्यादा पैसा लाने की आवश्यकता नहीं है। विचारों के माध्यम से हम बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ पैसा होना आवश्यक नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो मृत्यु हुई थी, उस समय यह मामला आया था कि इनकी संदिग्ध मौत हुई है। इस पर आवाज भी उठी थी और उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी अपने मौत से पहले मुख्य सचिव को पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जान पर खतरा है। और इसके बाद चर्चा यह भी है कि अंदर ही अंदर सरकार के द्वारा इसका जांच भी शुरू कराई गई, लेकिन क्या जनता को हक नहीं है कि उस जांच को जाने की आखिर उनकी जो मौत, संदिग्ध मौत हुई थी, उसमें परिणाम क्या आया? हाँ, ये बात आपने बहुत सही कहा कि कर्पूरी जी की जब उनकी मृत्यु हुई 18 फरवरी 1988 को, 17 फरवरी सॉरी, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने अपने किसी खतरे की उनको आशंका थी और इसके बाबत उन्होंने, कोई श्रीवास्तव थे मुख्य सचिव उस समय, उनको कर्पूरी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। जब नेता विरोधी दल थे उस समय या उससे हटने के बाद उन्होंने अपनी जान पर खतरा के बारे में सरकार को, बिहार सरकार को आगाह किया था, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार ने उनको विशेष सुरक्षा मुहैया कराई। कहते हैं कि सहरसा की तरफ से कोई अखिलानंद सरस्वती या अखिलानंद करके कोई आदमी था जो साधु के वेश में इनके यहाँ रहता था और इनको नेचुरोपैथी के नाम पर नमक का घोल पानी पिलाता था और उसके बाद उल्टियाँ वगैरह हुई और 17 तारीख की रात की तबीयत खराब हुई, उनको PMCH ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। उसके बाद में कर्पूरी जी के बारे में इस मृत्यु पर लोगों ने सवाल उठाए। रघुवंश बाबू जो कर्पूरी जी के काफ़ी करीब थे, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस सवाल को उठाया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी को पत्र लिखा रघुवंश बाबू ने। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर जी, उन्होंने भी आज अखबार में एक बड़ा लेख लिखा। रामसुंदर दास जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो मृत्यु हुई है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भागवत झा आजाद जी जब मुख्यमंत्री थे इसकी जांच शुरू भी हुई, लेकिन इस जांच का नतीजा क्या निकला ये जनता, मुझे लगता है आज तक नहीं जान पाई, हम लोग भी नहीं जान पाए। तो ये जनता को जानने का तो हक है। बिल्कुल, अपने नेता, इतने बड़े नेता
जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें आज के तारीख में भारत रत्न मिल चुका है, उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 64 साल की आयु, कोई आयु होती है राजनीति में जीवन, 64 साल की आयु में जिन्होंने इतना सादगी पसंद जीवन जिया। लोग दबे जुबान बात उठती है, कुछ लोगों के नाम भी आते हैं उसमें, लेकिन जिनके नाम आते हैं वो हम लोग सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब संदिग्ध नाम आते हैं, राजनीतिक नाम आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर एक श्वेत पत्र के रूप में जनता के सामने सरकार को जरूर सामने लाना चाहिए कि बहुत बड़ी आबादी है बिहार में और देश में जो जानना चाहती कि उनके नेता के साथ क्या घटा था। यदि कुछ ये स्वाभाविक मौत थी तो वो भी सामने आना चाहिए, यदि कुछ संदेह था या कुछ संदिग्ध था तो वो भी सामने आना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि अब तक सामने नहीं आ पाया। तो मान लीजिए जो सरकार नहीं लाई, आज जो उनकी विरासत संभालने की बात करते हैं, उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं, उनके आदर्शों को भुनाते हैं, वोट बैंक में भुनाते हैं, वैसे राजनीतिक भी तो उस मामले को नहीं उठा रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे होंगे। हाँ, ये बात भी है कि जो कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति का जो वजन कहिए या उसके महत्व को कहिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको भी प्रधानमंत्री बने जब 10 साल हो गया तब जाकर याद आया कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाना चाहिए। जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी जो करीबन 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ केंद्र की सरकार उनके मन लायक नहीं थी। उनके मन लायक सरकार थी, दिल्ली में सरकार और पटने में दोनों जगह उनकी सरकार थी। वो भी चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न आज से 20 साल पहले दे दिया गया होता, वो नहीं। लेकिन वाजपेयी सरकार में तो नीतीश जी भी मंत्री थे। हाँ, ये भी आपने ठीक कहा कि वाजपेयी जी थे, नीतीश जी थे, उस समय भी इन लोगों को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की सुध नहीं आई। बल्कि यदि आप देखें तो 1970 और 71 में जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और 78 में मुख्यमंत्री थे, तो दोनों ही बार इनसे समर्थन खींचने में जनसंघ सबसे आगे था। तो माना जा सकता है कि उन लोगों को नहीं पसंद था, जिसकी वजह से वाजपेयी जी के समय नहीं मिल पाया। मोदी जी की राजनीति थोड़ी उससे अलग है। मोदी जी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि दिखता है कि वो कमजोर वर्ग या उपेक्षित वर्गों को देखने का प्रयास करते हैं, और उनके संज्ञान में जब उन लोगों को आया होगा तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम एक तरह से सबसे बड़ा सम्मान तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही ने दिया उनको। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो इससे बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता, क्योंकि सबके पास अवसर था, लेकिन पहले किसी ने इस बात को इम्पोर्टेंस देने का, और इम्पोर्टेंस दिया भी तो इसको अमली जामा पहनाने का काम किसी ने नहीं किया। पहली बार ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, ये बात सही है। तो आपने सुना कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से भुनाने का प्रयास कर रहा है, उसे अपने अपने दलों में एक तरह से पिछड़ी जाति का वोट जैसे लेने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जो मामला आया कि कर्पूरी ठाकुर जी की संदिग्ध मौत हुई थी, उस मामले को अब तक किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह संदिग्ध मौत क्या है। मौत ही है तो वो भी बातें सामने आनी चाहिए, या फिर उसमें कोई संदेह कोई घेरे में है तो उस बात को भी सामने लाना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को भुनाने के प्रयास में और उनकी विरासत संभालने की होड़ मची हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।